गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की बोर्ड के लिए स्पेशल ये चैप्टर है जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये गोदली भाग 2 का ये है पहला चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जिनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एक ऐतिहासिक विश्लेषण और आदर्श समाज की रूपरेखा, ये ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल जो एनालिसिस किए हैं, और आदर्श समाज, आदर्श मतलब कैसा समाज? अच्छा समाज। आदर्श समाज मतलब कैसा समाज? अच्छा समाज, ठीक है ना। तो अच्छा समाज का किस प्रकार से ये तैयार किए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे आइए और देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, ये हमारे इतिहासकार, समाज सेवी, आर्थिक इकोनॉमिस्ट, ये इतना बड़ा पद पर जा चुके हैं। जो कि इनका जन्म एक महार जाति में हुआ था। महार मतलब SC ST में जन्म हुआ था, लोअर कास्ट जो बोलते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग आइए अब चलते हैं, शुरू करते हैं इनको। भारतीय समाज की गहरी सामाजिक आर्थिक कमियों का एक तीक्ष्ण और दार्शनिक विश्लेषण कर रहे हैं कि एक दार्शनिक विश्लेषण। दार्शनिक मतलब क्या होता है? फिलोसफी। दार्शनिक मतलब क्या होता है? फिलोसफी, ठीक ना। दार्शनिक का मतलब क्या होता है? फिलोसफी, ठीक ना। यहाँ ध्यान दो बउआ, बात कोई मत करो, यहाँ ध्यान दो। भारतीय समाज में गहरी सामाजिक आर्थिक कमियों का तीक्ष्ण और दार्शनिक विश्लेषण। सामाजिक आर्थिक, ये समाज में और समाज में कहने का मतलब सामाजिक और आर्थिक मतलब गरीब भी थे, है ना, और सामाजिक मतलब छुआछूत, ये दोनों का सामना करते हुए ये कलम के दम से इन्होंने इतिहास को लिखा, संविधान को लिखा। इनका नाम छोटा मोटा नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिनको इतिहास पढ़ने के समय, संविधान पढ़ने के समय इनको याद किया जाता है। नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और यह प्रस्तुति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित सबसे प्रखर निबंध का संपूर्ण सार है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे जाति प्रथा केवल काम का नहीं बल्कि इंसानों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। कला केवल काम का नहीं, मनुष्य का भी अस्वाभाविक विभाजन करता है। अब कहेगा मनुष्य का अस्वाभाविक विभाजन, मान के चलो हमको काम करना है पढ़ाने वाला, अब हमको काम धर रहा दिया कोई होटल में प्लेट धोने वाला, हमको मन लगेगा? नहीं मन लगेगा। अस्वाभाविक, बिना स्वभाव का, मेरा नेचर है कुछ और काम करने का, लेकिन अब काम दूसरा करवा रहा है। आगे जाइए। और एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज का निर्माण का मार्ग प्रस्तुत करती है। आ जाइए, पहले जन्म, बाबा साहेब का जीवन परिचय क्या है नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जगह? महू। माँ एम महू के कहाँ? मध्य प्रदेश। महू के कहाँ? महू के कहाँ? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। अब 14 अप्रैल 1891 आज की तारीख है 5 अप्रैल, और आज से 9 दिन बाद हम लोग मनाएंगे क्या? डॉक्टर भीमराव जयंती। बाबा साहेब, इनको बोला जाता बाबा साहेब प्यार से। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। पृष्ठभूमि क्या है देखो, एक दलित परिवार, बोले थे ना महार जाति। दलित परिवार में कौन सा जाति है? महार, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे करते हैं। बचपन से ही अस्पृश्यता जन्म हुआ, जहां बचपन से ही अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव का कठोर सामना किए। बचपन से ही अस्पृश्यता मतलब छुआछूत और क्या? सामाजिक भेदभाव। फलानमा का बेटा लोअर कास्ट का है, फलानमा ई कास्ट के है, भेदभाव करता है कि नहीं करता है? लोग करता है कि ई कास्ट का है, ई कास्ट का भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है बचपन से ही। और आप लोग को अभी बोल दे, बैठो तो नीचे, कौन? भीमराव अंबेडकर जी का है देन की समानता, जो बोलते हैं समता का अधिकार, आर्टिकल 14, और एक छुआछूत 17, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 17 समानता। भी बोलेंगे बैठो नीचे, बैठो तो भी बैठ जाओगे तुम, नहीं बैठोगे? कैसे बैठेंगे भैया? समता के अधिकार, आर्टिकल 14, भीमराव जी आज बैठी हुई बेंच पर सबके साथ है। कोई भी बैठा हुआ है, अपर कास्ट लोअर कास्ट कोई कास्ट नहीं। बताएं कि इस जग में, इस संसार में दुइये गो जाति है, एगो पुरुष जाति, एगो महिला जाति, स्त्री जाति।
समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से कहने का मतलब सामाजिक भेदभाव का सामना किया। आज छुआछूत कोई कर दे, छुआछूत कोई करे भेदभाव कि कास्ट के डायरेक्ट कहेगा, चिन रहा ना, ये नियम लाया है। अगर छुआछूत का जो भेदभाव होगा ना, डायरेक्ट हम केस कर देंगे। आगे आ जाओ। इन्होंने उपाधि मिला, उपाधि क्या है देखो, मानव मुक्ति के पुरोधा, ठीक ना, चैंपियन ऑफ द ह्यूमन इनसिपेशन, सामाजिक बंधनों का तोड़कर अपने समय के सबसे सुपठित व्यक्तियों में से एक बने। समाज का जितना बंधन था, समाज में जितना भी जंजीर था, सबको तोड़कर इस कलम के पावर से कितना आगे पहुंचे। सोचो, एक दलित का बच्चा, क्यों किए ये? क्योंकि सुनो, क्यों किए ये? इसलिए किए क्योंकि ये समाज को बहुत आगे ले जाना चाहते थे कि जो मेरे समाज के जो दबे लोग हैं उसको समाज में बहुत आगे ले जाएं। और किसके दम पे ले गए? कलम के दम पे ले गए। किसके दम पे ले गए? कलम के दम पे। ये कलम एक ऐसा पावर देता है जो आप लोग का जिंदगी बदल देगा, आप लोग को जिंदगी बदल देगा। क्लास के बाद हम देखना क्या है थोड़ा सा, ठीक ना, क्लास के बाद कुछ बच्चे लोग बदमाशी कर रहा है, तो हम लोग आगे देखते हैं। वैश्विक उड़ान, वैश्विक उड़ान क्या है देखना। बड़ौदा जो है, इन्होंने बड़ौदा नरेश की प्रोत्साहन राशि स्कॉलरशिप से उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए। मतलब पढ़ने के लिए कहाँ गए? अमेरिका। क्या अपन पैसा से? अरे आप लोग को भी स्कॉलर मिलता, आप लोग को भी स्कॉलर मिलेगा। अगर हायर एजुकेशन लेना है ना, सरकार मदद करेगी। आप पढ़ने के लिए इच्छुक होइए, इच्छुक होइएगा ना, तो सरकार योजना लाया है, जैसे आप लोग के लिए लाया है बहुत सारा, पोशाक योजना लाया है ना, छात्रवृत्ति योजना, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, साइकिल योजना। हमारे बिहार का नीतीश जी जो है बहुत सारा योजना लाकर हम लोग को बहुत आगे बढ़ाए। इस प्रकार इन्होंने बड़ौदा नरेश की प्रोत्साहन राशि स्कॉलरशिप से उस शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क अमेरिका गए। फिर लंदन गए। अमेरिका के बाद अध्ययन के लिए कहाँ गए? लंदन गए, इंग्लैंड गए। आगे जाइए। बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी मतलब मल्टीपल टैलेंट। क्या? मल्टीपल टैलेंट। जैसे कि हम शिक्षक है तो मेरे पास मल्टीपल टैलेंट है, हम पढ़ा भी लेते हैं, झाड़ू भी मार लेते हैं, कोचिंग भी साफ कर लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, थोड़ा सा लड़की वाला गुण भी ला देते हैं, सब तरह का। जैसे मेरा चेला शांतनु अच्छा गाना भी गा लेता है, गाता कि नहीं गाता है? गए करता है। चलो आगे। बहुमुखी प्रतिभा आ जाएगा। इतिहास मीमांस, विधिवेता, विधि नियम कानून बनाने वाले भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, और शिक्षाविद बनकर उभरे। संस्कृत के पौराणिक और वैदिक वाङ्मय का अनुवाद के जरिए गहन अध्ययन किया। बहुत चीज़ इन्होंने पढ़े, छोटा मोटा चीज़ नहीं पढ़े हैं, सारा चीज़ है। हम लोग का जितना भी पौराणिक चीज़ है, वैद वाला चीज़ है, वही सब भी पढ़े। आगे इन्होंने चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक, मतलब मोटिवेशनल कौन थे? मोटिवेशनल कौन थे? कौन है जो इनको मोटिवेट किया भाई? आज भी बहुत लोग को मोटिवेट करने के लिए, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों का वीडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मोटिवेट होते हैं। तो पहला आया बुद्ध। कौन आया? बुद्ध। पहला कौन आया? बुद्ध आया, ठीक ना। तब बुद्ध के से क्या सीखे भाई? इन्होंने करुणा सीखे, अहिंसा सीखे और आध्यात्मिक शांति के लिए। करुणा का मतलब समझ में आ रहा है? दया, दया का काम सीखे, बेचारा दया भी किए हैं। अहिंसा, बेचारा भीमराव अम्बेडकर के साथ समाज में इतना भेदभाव हुआ, पढ़े लिखे होकर इनको अनपढ़ लोग इज्जत नहीं देता था। अरे भीमराव छोटा जात के हैं, हट साइड हट, बेचारा चुप रहे, जाओ, आज तुम हंसो कल हम हंसेंगे। बस कलम का पावर रखे, ये कलम का पावर बहुत बड़ा पावर होता है, ठीक ना। आगे आ जाओ। कबीर, कबीर से क्या सीखे? समानता, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। रूढ़िवाद के विरोधों और सामाजिक पाखंड पर प्रहार किया। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद का मतलब बताए थे कि लड़का लड़की घर में है तो लड़का का पापा रात के 9 बजे घूमे जाए, बाइक लेके जाओ। बेटी लोग बोली पापा रात में पढ़े लगी कहीं जाए, वो रात हो गया पढ़े जाएगा, घर में रहो। ये क्या है? ये रूढ़िवाद है। आज बिहार सरकार नियम लाया है इस रूढ़िवाद को तोड़ने के लिए, अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। इसमें सरकार 2 से 4 लाख रुपया देती है। किस लिए दे रही है? यही जाति प्रथा को तोड़ने के लिए। ये हमारा बिहार में जाति प्रथा चलता है।
भूमिहार टोली अलग, राजपूत टोली अलग, यादव टोली अलग, पासवान टोली अलग, सब जात के आधार पर चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? आप ही लोग में वोट देता है, सब जात के आधार पर देता है। आगे जाइए। सामाजिक पाखंड, सामाजिक पाखंड मतलब दिखा रहा है हम पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन समाज में लोअर कास्ट से एकदम घृणा कर रहा है। कोई लोअर कास्ट के आ गया पूजा पाठ में, कोई लोअर कास्ट के आ गया पूजा पाठ में कि पूजा पाठ कर रहे हैं ये हुआ, तो लोअर कास्ट वाला प्रसादी तो छोटे कास्ट का दूर हट, छुआ जीते। अरे क्या है, यही आपका हो रहा पूजा पाठ। आगे जाइए। ज्योतिबा फूले, तीसरा कौन है? जो भारत की शिक्षा को बहुत अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को कौन आगे बढ़ाया? ज्योतिबा फूले। कहा जाता है ज्योतिबा फूले का शादी जो हुआ था वो 13 वर्ष में, उनकी वाइफ थी जो 9 वर्ष के थे, उनका नाम वाइफ का था सावित्री फूले। क्या नाम था? सावित्री फूले। क्या नाम था? सावित्री फूले। ज्योतिबा फूले बोले हमको भारत को एक कैसा समाज बनाना है? शिक्षा देना समाज को। अपनी वाइफ को बोली कि सुनिए भारत में कोई भी महिला अभी शिक्षिका नहीं बनी है, आप पढ़िए लिखिए। अब भारत की जो पहला शिक्षिका बनी कौन? सावित्री फूले। कौन बनाया? ज्योतिबा फूले बनाया। किसको बनाया? सावित्री फूले को बनाया। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए। सामाजिक सुधार, दलितों और स्त्रियों की शिक्षा तथा मानव अधिकार के लिए संघर्ष। सोच लो, सामाजिक सुधार किए, दलित और स्त्रियों की शिक्षा तथा मानव अधिकार के लिए संघर्ष किए। समझ में आ रहा? दलित और स्त्रियों, कौन आजकल दलित स्त्री को देखता है जी? कौन ST के लिए सोचता है? कोई नहीं सोचता है। इन 3 महान विचारकों के प्रभाव नहीं बाबा साहेब को समाज के वंचित वर्गों को, अछूतों, स्त्रियों और मजदूर के मानवीय अधिकार के लिए अथक संघर्ष करने की प्रेरणा की है। अछूत, स्त्री और मजदूर, ये तीनों को कोई नहीं देखता है। मजदूर को कौन बात सुनता है? राघव चड्ढा बेचारा संसद में आवाज उठाया, रेपिडो जो भी हो, जोमेटो, ये सब काम करता है ना, तो वे बोला कि सर हम लोग का प्रॉब्लम होता है, 9 मिनट में, इतना मिनट में खाना नहीं पहुंचा देता, कैंसिल कर देता, फ्री में देना पड़ता है, बताइए हम अपना जान पर जाए खेल के। तो उसके लिए आवाज़ उठाया था। अभी हाल में वो जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे हवाई जहाज लगता है एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पर पानी के लिए आवाज़ उठाया था, उसको बेचारा को हटा दिया गया। तो समाज में जो मजदूर हो, जो स्त्री है या दलित है, उसके लिए आवाज कोई नहीं उठाता है, और जो आवाज उठाता है उसको लोग निष्कासित कर देता है, दबा दिया जाता है। आगे जाइए। बाबा साहेब के प्रमुख रचनाएं, बहुत सारा प्रमुख रचनाएं हैं। द कास्ट इन इंडिया देख लेना, बाकी द अनटचेबल्स हु आर दे, कौन है जो अछूत वाला बात है, ठीक ना। बुद्ध एंड हिज धर्म है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी प्रस्तुत का अंश है, इसी पाठ का प्रस्तुत इसी का अंश है। जो पढ़ रहे हैं ना जाति प्रथा श्रम विभाजन, ये इसी का है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब क्या? जाति के बारे में। आगे जाइए। की फैक्ट, भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित किया। कितना खंड में? सोच लो बउआ, कौन मंत्रालय? कल्याण मंत्रालय। लोगों का कल्याण हो, कल्याण कैसे हो? भेदभाव खत्म करो। आगे आ जाओ। अब आ जाओ, इन्होंने कुछ भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता और महाप्रयाण, अपने असीम ज्ञान और एकनिष्ठ समर्पण के कारण उन्हें आधुनिक भारत में नींव रखी। आज उन्हें संविधान का निर्माता के रूप में सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संविधान को कौन लिखे हैं? संविधान के जनक कौन? सोच लो, ये महापुरुष छोटा मोटा है, जो पढ़ता नहीं है वो कुछ बोल देता उल्टा पुल्टा। पढ़ा लिखा आदमी से पूछो, जो गांधी जी को गलियाता है कि गांधी जी ये है वो है, गांधी जी ऐसे किया वैसे किया, है ना। कोई पूछो अपने घर तरफ के नेता से या मुखिया से कि हमारा लगे कोची काम किया है। और गांधी जी तो ब्रिटेन से जितना भी बड़ा बड़ा अधिकार था सबसे क्वेश्चन पूछ देता था, ये हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, नमक कानून बता देते ना। नमक कानून तोड़े कि नहीं तोड़े? आज तुम लोग को रूल रेगुलेशन तोड़ो जो खराब है, नहीं तोड़ सकता। आगे आ जाओ। फाइनल जर्नी, अंतिम यात्रा। मानवाधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले इस महामानव का निधन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ। लास्ट में 26 जनवरी 1950 को हमारा
संविधान लागू हुआ जिसका नाम है गणतंत्र। क्या नाम है? गणतंत्र। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए हैं? नहीं, पूरी तरह से आज़ाद हुए 26 जनवरी 1900। अरे 15 अगस्त 1947 से ब्रिटेन वाला ब्रिटिश गया, लेकिन पूरी तरह से आज़ादी कब हुए? 26 जनवरी 1950। लास्ट में 1956 में एक गाना गाते हुए, गाए नहीं थे, मतलब हम लोग गा रहे हैं, खुश रहना देश के प्यारो अब हम तो सफ़र करते हैं। आ गए, आ जाइए। घटना या निबंध या एक घटना है, क्या है समझना। यह निबंध 1936 में लाहौर के जात पात तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए अध्ययनशील भाषण के रूप में तैयार किया गया था। जो जाति प्रथा श्रम विभाजन है ना, वो तैयार किया गया था 1936 में लाहौर में, कि हम जो है भाषण देंगे। कौन? भीमराव अंबेडकर। क्या उनको भाषण देने दिया? नहीं देने गया। भीमराव अंबेडकर छोटा कास्ट का है, और बाकी जो उसका जो मेंबर है सब बड़ा कास्ट का। बोला ए भीमराव अंबेडकर आप ऐसे कैसे करिएगा, नहीं हम करने देंगे। भीमराव अंबेडकर कुछ नहीं कहे, ठीक है मत करने तो हमको क्या है। लास्ट में उसको खत्म कर दिए। तो देखो क्या नाम है? जात पात के तोरक। नाम भी क्या है? जात पात के तोरक। क्या जात पात के तोरक वाला काम हुआ? नहीं हुआ। के वार्षिक सम्मेलन के लिए अध्यक्ष भाषण तैयार किया। टकराव बाबा साहेब के विचार इतने क्रांतिकारी और स्पष्ट किए, आयोजकों की सहमति। कहे कि आयोजक वाला सब क्या थे? अपर कास्ट के थे। आयोजक क्या थे? अपर कास्ट के थे। आयोजक क्या थे? अपर कास्ट के थे। बोला नहीं भीमराव अंबेडकर जी, आपको हम ये काम करने नहीं देंगे। लास्ट में परिणाम क्या निकला? सम्मेलन स्थगित हो गया और यह भाषण कभी पढ़ा नहीं जा सका। बाद में इस एकाक स्वतंत्रता पुस्तिका का रूप दिया गया। लास्ट में वो पुस्तक बनाकर आपने लिख दिया, विमोचन करवा दिया। आगे अनुवाद। इसका हिंदी रूपांतर ललई सिंह यादव द्वारा जाति भेद का उच्छेद नाम से किया गया। बाद में इसका अनुवाद किया गया और बाद में इसको कौन किए हैं? रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब समझ में आता है? कन्वर्ट करना। जैसे इंग्लिश में लिखा था हिंदी में लिखा था उर्दू में, तो इसको लिखा गया। आगे आ जाइए। तर्क। तर्क मतलब लॉजिक। आप लोग भी लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं। कुछ बच्चा का तर्क होगा क्या? पढ़े लिखे से क्या होगा। कुछ लोग बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, कोई लोग अपना कैरियर के बारे में नहीं सोच रहा है, तो टीचर तर्क देता है, ये करो तुम्हारा मर्जी जो करो। आगे जाओ। आधुनिक युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थन करते हैं। करता है ना, आज भी मम्मी पापा जाति का समर्थन करेंगे। एक कास्ट कहता है ये काम करो, ये कास्ट कहता है ये काम करो। क्या सही बात? नहीं, गलत बात। जाति का समर्थन नहीं करना चाहिए। जात कभी भी किसी को खाने के लिए नहीं देता है। उनका मुख्य तर्क यह है कि आधुनिक सब समाज में अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए श्रम विभाजन, काम का बंटवारा की आवश्यक है। हमारा काम है टीचर करने वाला, हमको टीचिंग में मन लगा, हम 5वां 6वां से टीचिंग वाला काम किया तो हम टीचिंग में रह गए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। कोई को डांसिंग में मन लगेगा डांस करो, कोई को पेंटिंग करने में है पेंटिंग करो। हमारा चेला बहुत लोग को बहुत चीज़ में कला है। लोकगीत गाता है एक लड़का, बहुत अच्छा गाता है। क्लास में हम गवाएंगे, सामने गवाएंगे। आज नहीं गाएगा बात की बात है, लेकिन हम गवाएंगे। और कभी भी याद रखना शांतनु, स्किल को दिखाना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। कितना लोग के साथ गाएंगे? हाँ वो गाएगा, लास्ट में गाया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। बहुत अच्छा गाता हुआ। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो काम का कुशलता के आधार पे आगे जाओ। चूंकि जाति प्रथा भी कार्य का ही बंटवारा करती है, इसलिए वे इस श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है मानते और इससे कोई बुराई नहीं देखता। अगर करता तो कोई ज़्यादा बुराई नहीं है, लेकिन ये काम समाज में प्रत्येक पहलू रहना चाहिए ना बुआ। अरे सब काम करेगा तो ना समाज आगे बढ़ेगा। सब डॉक्टर बन गया, सब टीचर बन गया, तो फिर आगे कौन काम करेगा? सब अपना पेशा चुनो अपनी मर्जी से। ये कहना है, किनको कहना है? अब कोई लोअर कास्ट का है, उसको बनने का मन है डॉक्टर करा, रे तू पोछा मार, तू सफाई कर्मी वाला कर, ये गलत बात ना। उसको जो इच्छा बनने दीजिए। आगे आ जाइए। श्रम नहीं, श्रमिकों का विभाजन। श्रम का विभाजन नहीं हो जाता, श्रमिक का श्रम विभाजन स्वाभाविक है। श्रम का विभाजन करो, काम को बांटो, आदमी को नहीं बांटो। अरे काम बांटो, आदमी नहीं बांटो। एगो हॉस्पिटल है तो एगो वहाँ पे कुछ इंचार्ज है, एगो देखने वाला, एगो सफाई करने वाला, एगो बाथरूम, तो वहाँ पे काम का बंटवारा करो। ये मत कर दो ए वो बाथरूम साफ कर रहा हो, अरे उसका में ना सटी है, अरे उसका वो पेशा है। श्रम का विभाजन है, श्रमिक का विभाजन है, आदमी का विभाजन है नहीं। आदमी का विभाजन होना ही नहीं चाहिए।
अगर आदमी का विभाजन कर रहा है तो बहुत गलत बात है। नगर निगम में सबका काम बटा हुआ है, तो जो कचरा उठाता, कचरा फेंकता, उसको बुराई करेंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे? बोलो कि करेंगे? गलत बात। वो काम का बंटवारा है, आदमी का बंटवारा नहीं है। हम यहाँ टीचर है, अब बाद में कल बाथरूम साफ करे तो कुछ वैसा भेदभाव करेगा कि वो बाथरूम साफ कर रहा है? नहीं, काम का बंटवारा नहीं होना, आदमी का बंटवारा नहीं करना, काम का बंटवारा करना। जब कंपनी में जाते हो तो मालिक सबको समान इज्जत देता है, चाहे वो झाड़ू मारे वाला हो, चाहे पोछा मारे वाला हो, चाहे पैसा लेने वाला हो, सबको एक समान इज्जत दीजिए। क्या कि आपका कंपनी अगर झाड़ू नहीं मारेगा तो आपका कंपनी गंदा रहेगा, आप उसको समान नहीं कीजिएगा, करना पड़ेगा। खान सर के देखते हो ना, वो तो बहुत ऊपर के टीचर है, वो सबको दिखाए थे, कह रहे थे कि अपना शादी में क्या जो लोग काम करने वाले थे वो अलग थे, बोल रहे थे हमने के खाना कहाँ है, तो खान सर बोले कि तोहनी के खाना, तुम लोग का भी खाना यही है, साथ में खाओ। उस आदमी को कितना अच्छा लगा होगा, वहाँ के मजदूर लोग को अच्छा लगा हो कि नहीं लगा होगा? तो पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, वो भेदभाव नहीं करता है। पढ़ा लिखा आदमी काहे भेदभाव करेगा जी? सब एक समान। जब अभी एक्सीडेंट हो जाए, अपर कास्ट का है, जखनी खून चाहिए, जखनी नहीं पूछता है कि तू कौन कास्ट का है, अगर बोल देगा लोअर कास्ट का तो नहीं खून मालेगा, जखनी तो जान जरूरी है। चलो आगे। किसी भी सब समाज काम का बंटवारा आवश्यक है या व्यवस्था को सुचारू बनाता है। अरे सब आदमी रहेगा तब ना सब काम होगा बुआ, क्या अकेले हो जाएगा? मान कर चलो हम ही है तो क्या मेरे लिए सब टीचर इक्वल, मेरे लिए सब जरूरी है? ऐसा थोड़ी है कि कौन अच्छा पढ़ाता है, खराब पढ़ाता है। कोई अच्छा खराब नहीं है, सब अपने अनुसार सब सही पढ़ाता है। सब टीचर अच्छा है, सबको एक समान लेकर चले। मेरे लिए मेरा कुछ विद्यार्थी है, करांशु, रंजन है, रोहित है, वो सबको भी अपने समान मानते हैं। जब आया पढ़ाने के लिए तो टीचर लायक में है, उसके साथ भेदभाव करेंगे मेरा स्टूडेंट, इसको क्या इज्जत है? नहीं, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। आगे आ जाओ। भारत की जाति प्रथा काम नहीं बांटती है, बल्कि यह काम करने वाले इंसान श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन कर देती है। कितना बड़ा बात बोल रहा है, लग रहा है आप लोग को पता चल रहा है? ये बहुत बड़ा बात बोल रहा है। कोई बड़ा काम, कोई छोटा काम नहीं है। आप काम को बांटिए, आदमी को नहीं बांटिए। अगर शाम में काम करके आया है एक लाइन में तो सब एक जैसा है, अलग अलग? अरे तू पोछा मारा, तू झाड़ू मारा, तू सुपरवाइजर है, मालिक है? नहीं, सब एक समान है ना? सब क्या है? क्या अलग अलग? बोलिए आप लोग, अलग अलग? तो सबको एक समान लेकर चलना है। कोई बोल देता है अरे वो बाल काटता है, वो ठाकुर है, गलत बात। वो काम कर रहा है, पैसा कर रहा है, वो सोना बना रहा है, सोनार है। अरे वो काम तक है, बाकी वो आदमी है। आगे आ जाओ। ये दोनों बात समझ में आया? यहाँ लोग श्रम का विभाजन नहीं कर देता है, श्रमिक का विभाजन कर देता है। अगर वो कास्ट में रहता है तो दोस्त लोग मजाक उड़ा देगा, का रे बाबू ये काम करे थे, वही काम कर में, ये गलत बात होता है ना जी, बहुत लोग करता है, ये गलत बात। निष्कर्ष, यह दुनिया के किसी अन्य समाज में नहीं पाया जाता है जहां काम के आधार पर मनुष्य का एयरटाइट डिब्बों में बंद कर देता है, काम के आधार पर। कई और देश में ऐसा नहीं होता है। अब भारत एक ऐसा देश है जो जात के आधार पर काम देता है, कोई और ऐसा देश नहीं है जो जात के आधार पर काम देता है। कोई देता है? बताओ। अमेरिका में जाएगा या कहीं में जाएगा तो बोलेगा कौन कास्ट के है? लोअर कास्ट के, जाओ पोछा मारो। ये सिर्फ भारत में, और कोई देश में जाति के आधार पर कोई और देश में होता है जी? नहीं होता है। सिर्फ भारत में होता है कि जात के तय काम करेगा, कोई और देश में नहीं होता है। आगे सुनो बउआ, ये बात बता दिए थे? नहीं। ऊंच नीच का अस्वाभाविक भेदभाव, जाति प्रथा श्रमिकों केवल अगल अगल वर्गों में नहीं बांटती है, बल्कि इन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का दर्जा दे देती है। ज्यादा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो अपर कास्ट, जो खराब कर रहा है लोअर कास्ट। भेदभाव करते हैं, यही सब काम कर रहा है, देखा ना ये कोची कर रहा है। अरे क्या करता है? काम है, काम करता है, काय भेदभाव कर रहा है कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तुम ही है वो? नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे जाओ। कोई जाति श्रेष्ठ मानी जाती है तो कोई जाति नीचा। जन्म के आधार पर अस्वाभाविक भेदभाव समाज में नफरत, असमानता और मानवीय गरिमा का हनन करती है।
ये क्या है? भेदभाव करता है ना? जन्म के आधार पे असमानता ला देता है। यहीं पे दो दोस्त होगा, अरे गल है ये कास्ट के हमरा जो नहीं ले बैठ है, ऐसे करता है लोग। आप लोग दोस्ती किए तो कोई जात पूछ के किए हैं? कोई जात पूछ कर नहीं किया है, सब जात एक समान। कौन जात? इंसान जात। जात क्या होना चाहिए? इंसान का होना चाहिए, इंसानियत का जात होना चाहिए। चलो आगे। इससे सच्चा भाईचारा कभी नहीं पनप सकता। पनप जाएगा अगर मान के चलो कोई दोस्त है, कोई दोस्त अगर एक बार खाली कर लो कि भेदभाव करे, छोटा कास्ट के मत मत रही है, वो तो जिंदगी भर याद रखेगा कि हमरा ऐसे बोला है। देख लेना, कभी नहीं तुम्हारा सहयोग करेगा। अगर बुरा वक्त में फंसेगा ना तो कहेगा का बउआ याद है बोलने कि हम छोटा कास्ट का ही काहे सहयोग करेगा जी, तो का छोटा कास्ट बोला था, है ना बुआ? होता है कि नहीं होता है? आगे जाओ। क्षमता बनाम जबरदस्ती। स्किल है और जबरदस्ती क्या है? एक सक्षम समाज वह है जो व्यक्तियों की क्षमता और प्रशिक्षण को इसी सीमा तक विकसित करे कि वे अपने पेशा को स्वयं चुन सके। बोले अपना पेशा को स्वयं चुनने के लिए स्किल डेवलप करो। हम टीचिंग पचमा छठा से टीचर वाला काम कर रहे थे, आज टीचर वाला काम किए। तुम लोग लड़की हो, तुम लोग स्किल सीखो, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करो, कोई मेकअप वाला काम, कोई भी रहो, ब्यूटिशियन का काम आता है ना जी। तो हर कोई व्यक्ति अपना पेशा से काम चुनो। कोई यहाँ डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई को डांस, कोई को ड्रामा, सब चीज करता है ना? चलो आगे। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि और निजी क्षमता पर बिल्कुल आधारित नहीं है। हमारा रुचि था टीचर बनने बात की मतलब किसके दिन के कारण? इनके दिन के कारण। अगर हम लोअर कास्ट में रहते हम टीचर बन जाते हैं। कहता है लोअर कास्ट के तो टीचर बनेगा, नहीं बन सकता है। यही एक महान ऐसा शख्स है जो आज जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन करने नहीं दिए। इन्हीं के कारण आज सब लोग हैं जो पढ़ा रहा है इधर उधर, और कोई दूसरा नहीं, इन्हीं के आधार पर, है ना? समझ में आ रहा है? आज जो हम पढ़ा रहे हैं जात का अथी हुआ है इन्हीं के कारण पे। यह व्यक्ति की इच्छा, उसकी प्रतिभा और उसकी व्यक्तिगत भावनाओं को पूरी तरह से दरकिनार करता है। व्यक्तिगत भावना, पर्सनल इमोशन। अब यही में बहुत सारे लड़का लड़की पर्सनल अपना इमोशन होगा कुछ बनने का, मम्मी पापा डांट कर या कोई उनका मनोभावना को तोड़ रहे हैं। ये समाज में दिखता है ना? आगे आ जाओ। गर्भ धारण से ही पेशे का निर्धारण। कितना बड़ा बात बोल रहा है। बच्चा का जन्म नहीं हुआ है, वो पेट में ही है। पेशा चुना गलो तो ही कास्ट के तही काम कर में, ही कास्ट के तही काम कर में। सोनार है तो सोना काम, लोहार है तो लोहा के काम। इस तरह से बट गया। इस अमानवीय प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य का पेशा उसके जन्म लेने से पहले ही निर्धारित कर देता है। क्या हमारा समाज है? बच्चा भी पेट में ही है और तय कर दिया गया कि कौन काम करना है, कौन काम नहीं करना है। देखो बॉम्ब मतलब गर्भधारण या लॉक कर दिया गया तो यही काम करना है, ठीक है ना? जन्म लाइफ लॉन्ग लेबर, जिंदगी भर वही पैसा करो। अगर सोना का काम करना तो सोनारे बनो, अगर छिन गया हो जॉब तो दूसरा काम नहीं करो। आगे। माता पिता के सामाजिक स्तर पर के आधार पर गर्भधारण के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्चा जीवन भर कौन सा कार्य करेगा। योग्यता का कोई मोल नहीं रह जाता। योग्यता का कोई मोल नहीं, कितना पढ़ा लिखा है कितना कुछ नहीं। अगर तो लोअर कास्ट में तो लोअर काम करो, अपर कास्ट में तब अपर कास्ट करो। योग्यता कौन कितना पढ़ा लिखा है कोई नहीं। आगे आ जाओ। 14 पैतृक पेशे का आजीवन बंधन। पैतृक पेशे का, पैतृक मतलब क्या? खानदानी। पेशा मतलब काम, खानदानी काम जो खानदान से बनता आया है। अगर मेरा बेटा जूता साफ करने वाला काम कर रहा है तो हम जूता साफ कर रहे हैं, वो जूता साफ कर रहा है, पूरा वंशागण होता है, दादा से पापा से हमर से लेकर बेटा तक। यही होता है क्या? पैतृक पेशा। यह प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैतृक पेशा में जंजीरों की तरह बांध देता है। जंजीर बना हुआ है ना, जंजीर में बांध देता है। समझ में आया पैतृक पेशा का मतलब? भले ही वह पेशा अनुपयुक्त हो, उपयोग लायक नहीं हो,
हो गया हो, पर्याप्त कमाई न दे रहा हो, या व्यक्ति उस काम के कारण भूखे मरने की कगार पर हो, हिंदू धर्म में जाति प्रथा उसे किसी भी हालात में अपना पेशा बदलने की अनुमति। हम भूखे मर जाएं, पढ़ाई से हमारा पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम वही काम करो। एक जूता साफ करने वाला वो जूता साफ करे, वो पॉलिश करे, घर भले उसका घर चले ना चले, भूखे मर जाए, हिंदू धर्म ही बदलने की, पेशा बदलने की अनुमति। ये हमारा समाज है। हम लोग के मम्मी पापा, ये भीमराव अम्बेडकर के कारण हम लोग के पापा कोई भी पेशा चुन सकते हैं। पहले ऐसा था, जे जात में वही काम करो, लेकिन वर्तमान में मम्मी बोलते हैं अजी एक में पेट ना भरते हैं तो जाना जी दूसरा काम करा ना। आज के समय में 2-3 को काम लोग कर लेता है, कोई मना करने जा रहा है? इस महान शख्स के कारण। सोच लो कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा योगदान होगा इनका, और किसके दम पे किए हैं? कलम के दम पे। चलो आगे। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कगार, मुख्य कगार क्या है? वही जन्मगत वंशावत। समझ में आ रहा है ना? बोर नहीं ना हो रहे हैं जी? मजे में, मजे में। चलो आगे देखो, तयशुदा पेशा, बदलते उद्योग, बदलाव पर पाबंदी, बेरोजगारी। बदलाव करेंगे तो ना, आज टेक्नोलॉजी आ गया, आज बहुत सारा इंडस्ट्री आ गया, बहुत सारा नवीन टेक्नोलॉजी है। अब तुम जो पेशा में उसमें बंदे हैं तो क्या आएगा? बेरोजगारी आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? एक जो नीचा कास्ट के है उसका बेटा को सफाई करने के लिए दे रहा है, लेकिन टैलेंट है कि कंप्यूटर चला लेगा, मशीन चला लेगा। तयशुदा मतलब तय कर देना, वही काम करना है। नहीं कहते हैं शादी तय हो गलो, तय मतलब निश्चित। तुम्हारा शादी तय हो गया? नहीं ना? चलो ठीक है आगे, चलो आगे ध्यान दो यहाँ पे। जब इंसान को नया काम करने, काम सीखने और अपना पेशा बदलने का अधिकार नहीं होता तो काम छिन जाने पर वह सीधा क्या हो जाता है? मान के चलो हम पॉलिश कर रहे हैं, जूता साफ कर रहे हैं, मेरा काम छिन गया तो क्या हो गए हम? क्यों हुए? क्योंकि हमको पेशा बदलने का, पेशा बदल नहीं सकते। पेशा बदलने पर क्या है? पाबंदी है। हम पढ़ा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं। लिखना आप लोग का काम है। जब बंद करेंगे तो खाली क्वेश्चन ही देंगे हम। ये सोच रहे हैं कि हम खाली खाना बना के पका कर दे रहे हैं तो कम्मा भी करवाएंगे। अभी हम खाना पका रहे हैं, तुम लोग के बना कर देंगे, कल खा कर तो बर्तन धो के आना तुम लोग। आगे जाओ। इसी कारण पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रमुख और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, आप प्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब सामने। आप लोग क्लास कर रहे हैं प्रत्यक्ष, और जो वीडियो देखेगा आप पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे। आधुनिक तकनीक और जातिगत जड़ता। आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गया और जाति में जो जड़ता में है जो है। आधुनिक युग, मॉडर्न युग, उद्योग धंधा, तकनीक और बाजार की मांग में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहता है हमेशा। जातिगत जड़ता, कास्ट रिजिडिटी। कास्ट, हम इस जात के यही काम करबो, हम इस जात के यही काम करबो, कैसे कर देबो? हमार जात सबसे बड़ा है। जात स्वाभिमान हो जाता है, अभिमान हो जाता है, गलत बात। आगे जाओ। बदलते समय के साथ मनुष्य को भी अपना पेशा बदलने की आवश्यकता होती है ना? अपना पेशा क्या हो? बदले। लेकिन जाति प्रथा के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अनुकूलन की स्वतंत्रता नहीं देती है, जो समाज के आर्थिक विकास को रोक देता है। कोई बच्चा है वो चाह रहा है कि समाज में एक रोबोट बनाए, और वो रोबोट है जो कृषि को डेवलप कर दे। एक बच्चा सोच रहा है समाज में ये काम करे, वो काम करे, लेकिन वो क्या है, उसका जो अनुकूल चीज़ है उसको प्रतिकूल, एक अनुकूल। प्रतिकूल मतलब अभी गर्मी लग रहा है ना जी, इतना गर्मी बेचारा सब जैसे तैसे पड़ रहा है ना, तो प्रतिकूल हुआ। अगर एसी लगा कर दे दिए तो क्या हो गया? अनुकूल। अभी ठंडा रहता, कोई बोलता है कि एसी लगा दीजिए, नहीं, तो क्या हुआ? जिस समय जिस मौसम में आपको जैसा चीज़ मिल रहा है, अगर वो अच्छा है तो अनुकूल, और खराब है तब। अभी धूप है, क्या है? समझ में आ रहा है? आगे जाओ। आर्थिक पहलू, टालू काम और अरुचि। टालू काम, जैसे सुरमणि जी बोलेंगे कि कभी हमारा कोई काम मिल जाए तो कभी टालते रहेंगे, अब कोई काम मिल जाए हमारे मन के तो हम करते रहेंगे। सब व्यक्ति में होता है। जो इंटरेस्ट वाला काम रहेगा वो करेंगे, और जो ना इंटरेस्ट वाला काम रहेगा उसको टालते रहेंगे। जो व्यक्ति को जो काम में इंटरेस्ट लगता है ना, बड़ी मन से करेगा,
और जगह में मन नहीं लगेगा वो छोड़ देगा। अभी तुम लोग अभी नवयुवक अभी पढ़ाई वाला काम दे पापा गल को रे ऐसे बस पेजा पलटा रहा है। हो सके अंदर फोनो रखल रहेगा, इंस्टाग्राम चलते रहेगा। पढ़ाई है जो टालू है और जो तुमको इंस्टाग्राम चला रहे हो वो सबसे अच्छा है। समझ में आया? आज के समय यही है जो सच्चाई बता रहे हैं। पढ़ने में किसको इंटरेस्ट लगता है? कोई कोई है, बहुत सारा बच्चा है कि पढ़ने मन लगता है। देखो हाथ उठा रहा है ना पढ़े वाला लड़का जुट्टा पहने। हाँ तुम्हारा ये बात हमको अच्छा लगता है सौरभ, समझा? और तुम्हारा टैलेंट हो देख हमको अच्छा लगता है कि तू सब काम कर लेता है, पढ़ भी लेता है। बाकी तुम दूसरा के बुड़बक बना दो, पढ़ है यार ना, वो बना देगा मजाक, दूसरा के बुड़बक बना देगा, लेकिन वो अपने पढ़ के चलाता है। हाँ और दूसरा के बोलेगा ना पढ़ित नहीं भाई, चला कर पढ़ता है। सही बात है, पता है ना वो पढ़ता है, कन्फर्म जानते हैं। चलो आगे जाओ। जब लोग विवस्ता बस मतलब लाचार, साहेब मैं लाचार हूं। जब व्यवस्थाबद्ध अपनी पसंद के खिलाफ काम करते हैं तो वे उस अरुचि और दुर्भावना के साथ करते हैं। मन नहीं लग रहा है जबरदस्ती काम करेगा, करता है कि नहीं करता है? अभी बहुत लोग में जैसे देखो हर्ष नहीं आया, वीडियो बनाने में रील्स बनाने में मजा आता है, और रील्स नाम लगे कहूँ बोल दो चलेगा, वहां चल जाएगा। आप पढ़े लगे बोलो तो नहीं आएगा, या हो सकता है उसको दूर लगा होगा, अपना निजी बात हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बोल दे भी है कि चलेगा बाइक पर मरीन ड्राइव। हाँ हाँ चलिए, देखो हाथ उठने लगा। अभी बोले कि बउआ चलना कोचिंग में 2 घंटा पढ़े लाओ। ए भैया संडे के भी क्लास रख देते हैं आप, संडे के भी सूते नहीं देते हैं। ना जाने कितना लोग हमको बदुआ दिया होगा आज क्लास लिए होंगे तब। वहां 6 बजे उठ के सब भाई भैया संडे के भी नहीं छोड़ते हैं, संडे के भी क्लास रख देते हैं। अरे मेरा फायदा है, हम वो संडे में सोते, 2 4 घंटा हम काहे ना चिल्ला रहे हैं, बेकार ना चिल्ला रहे हैं। लेकिन भावी पीढ़ी समाज को निर्माण करता आप ही लोग हो। आगे आ जाओ। जहां काम करने वाला का ना दिल लगता हो और ना ही दिमाग, वहां कोई कुशलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। लोग काम से जी चुराने लगते हैं, जिसे टालू काम कहा जाता है। टालू काम, टालने वाला काम। तुम लोग टालू काम करती है, पूछो कैसे? बउआ पढ़ ले, मम्मी पढ़ लुक ना, तो अभी समझ में तो अभी 2 घंटा पढ़ के लुक है, लेकिन कहाँ पढ़ा नहीं पढ़ा भगवान जाने। बेटा ये सामान ला दे, ये काम कहते कर ला, अभी देख कितना है पढ़ी थी, आओ भलो तू पढ़ चाहे नहीं पढ़। लड़के लोग के बउआ पढ़ ले हाँ ये काम कर दे तो हाँ तेरा सुझाव। अभी बोलते मम्मी चले मार्केट, हाँ मम्मी चल चल मार्केट चल। मतलब जो में इंटरेस्ट लगेगा वो आगे, आ जगह में इंटरेस्ट नहीं लगेगा वो काम करेगा नहीं करेगा। तो आदमी को जहां दिल लगता है उसको तो दिल से काम करता है, और जहां दिल नहीं लगता उसको दिल से काम नहीं करता। जिसको क्या बोलते हैं? टालू काम, टालने वाला काम। होता कि नहीं टालने वाला काम? तुम लोग टालने वाला काम पूछो कैसे, बताते एग्जाम्पल। पढ़े वाला टालते रहता है। चलो आगे आगे आ जाओ। आत्मशक्ति और प्रेरणा का दमन। आत्मशक्ति खुद के अंदर की इच्छा और प्रेरणा का दमन होना। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। हम मोटिवेट हुए कि हम सब कुछ करेंगे, अब मम्मी बोले बेटा पढ़ लिख खाली नहीं, ये नहीं जरूरी कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही टैलेंट है, और भी टैलेंट है, स्किल्ड है। आर्थिक नुकसान से भी कहीं बड़ा समस्या यह है कि अस्वाभाविक व्यवस्था मनुष्य की प्राकृतिक रचनात्मक को मार देती है। प्राकृतिक रचनात्मक ये वर्ड बहुत बड़ा है। नेचुरल क्रिएटिविटी, बहुत में क्रिएटिविटी है। जैसे एक व्यक्ति है, एक कागज है, देखो ये कागज है, तो ये कागज से बहुत लोग नाव बना देगा, बहुत लोग इससे फूल बना देगा, बहुत इससे बहुत सारी चीज। क्रिएटिविटी का मतलब में यार एक चीज से बहुत चीज बना देना। बहुत लोग डांस करने में अच्छा होगा, बहुत लोग एक्टिंग करने में अच्छा होगा, बहुत लोग गाना गाने में अच्छा होगा, लेकिन गार्जियन ने दबा दिया जा, बहुत लोग को दबा दिया जाता है। डांस इंडिया डांस देखा है? डांस इंडिया डांस देखते तो पहले बहुत लोगों को बहुत चीज़ में दबा देता था, वो अपना स्ट्रगल से आगे जाता था। मम्मी पापा बहुत लोग को, लड़का लड़की लोग डांस करने में अच्छा लगता था, माँ बाप उसको घर से निकाल दिया, वो घर से भाग के मुंबई गया, अपने से डांस उन्स किया, आगे बढ़ा, उसको उसमें इंटरेस्ट है। आगे जाओ। यह प्रथा
यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा और आत्मशक्ति को क्रूरता से दबाकर उसे एक निष्क्रिय निर्जीव मशीन की तरह बना देता है। ये चैप्टर छोटा मोटा बात नहीं है बुआ, इस चैप्टर में बहुत चीज कह दिया है बाबू। का कहियो तो नहीं के दुख के बतिया। बाप मैं दिया था पढ़े लगे, पढ़ लिख के अच्छा बनो और कुछ अच्छा मन वाला, लेकिन पढ़ लिख नहीं पाए, बेरोजगार हो गए। तो कोई किराना दुकान में चल 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, बेचारा मजबूरी में उठा उठा के कर रहा है, मन में बेचारा मालिक के गाली भी दे रहा है। ये सच्चाई है। देखो ना, क्रूरता से दबाकर उन्हें एक निष्क्रिय निर्जीव मशीन की तरह बना देती है, जहां स्वाभिमान के लिए कोई जगह नहीं बचती। स्वाभिमान, खुद का इज्जत। आज हम टीचिंग वाला काम करें, हमको अच्छा लगा, खुद का इज्जत है। जब कुछ नहीं समझ में आता, मम्मी पापा 10th कर ले ना, रिजल्ट अच्छा है तो ना पढ़वे लिख में, तो हम टेम्पुल किन ले बहु, सब्जी बेच ले, बैठा दे बहु, चिल्लाते रहिए, ले गोभी ले, बंदा ले, है ना, कद्दू है, जो बेचना है बेचो, है ना। देखो को चिल्ला रहा बेमान टोला खेम नीचे। चलो आगे आगे जाओ, आ जाओ। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जहां ना दिल लगता हो ना दिमाग, वहां मन कहाँ लगेगा। ना भूख लगी ना प्यास लगी, गाना है ना जी। तो वो जो भूख प्यास रहता है टोनी के एज वाला है ना। इस एज को बोला जाता तनाव और तूफान की एज। इतना मन लगता है कि पूछो मत, गलत गलत डायरेक्शन में जाता है, पढ़े के नाम पे निकलता है और फलन वाले के टाइम देखते रहता है। ये सब सच्चाई है। लेकिन चलो आगे। जहां दिल ना लगे, जहां दिमाग, अरुचि और विवशता, लोग निर्धारित कार्य का केवल मजबूरी में करते। क्या में करते हैं? क्या में करते हैं? मजबूरी में करते हैं, मजदूरी में नहीं, मजबूरी में करते हैं। ठीक ना। आगे, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा को, आत्मशक्ति को नष्ट कर उसे निषिद्ध बना देती है। टालू प्रवृत्ति, इससे लोगों में टालू काम करने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। कोई कोई का इच्छा होता है डांसर बने, संगीतकार बने, क्रिकेटर बने, लेकिन साहेब हम लोग गरीब हैं, गरीब नहीं है, गरीब हैं। हम लोग इतना गरीब है कि कुछ कुछ अपने इच्छा को दबाकर मार देते हैं। बहुत लोग लड़का लड़की को इसमें टैलेंटेड होगा, बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहता होगा, लेकिन आर्थिक पैसा नहीं है तो क्या करेगा। आगे आ जाओ। डॉक्टर अंबेडकर का सपनों का आदर्श समाज कैसा है, पूछा हुआ है जी। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, स्वतंत्रता, समानता और तबे बनेगा आदर्श समाज, ना तो आदर्श समाज बनने वाला नहीं है। भाईचारा, तोने का तो भाईचारा टॉप लेवल पे रहता है, भाईचारा ऑन टॉप। दम बोल सकते हैं भाई, हम मना कहाँ कहे हैं। कुछ बोलो। भाईचारा मतलब बोलते हैं कुछ चीज होता है लंगोटिया यार, लंगोटिया यार के साथ ही भाईचारा होता है ज्यादा। चलो आ जाओ। स्वतंत्रता, आगे आ जाओ, यहाँ ध्यान दो। हर व्यक्ति को अपनी पेशा चुनने का, जीवन यापन करने का स्वतंत्र है। अपना मन से स्वतंत्र, पेशा चुनो, जो करना करो। कोई माना किया हुआ है? बोलो कि कोई माना किया हुआ? अगर किया हो तो बोलो। दम माना नहीं कर सकता, किनके कारण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण। समता, सब लोग एक समान है। अगर तुमको भी डॉक्टर बनना है तो इसको भी डॉक्टर, उसको टीचर, को मना कहले बनो, अपना जितना इच्छा शक्ति उसका प्रयोग करके बनो। आगे जाओ। भातृत्व, भाईचारा, सब में क्या चाहिए? तो 3 चीज क्या क्या बोले हैं? स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व। आदर्श समाज के लिए डॉक्टर भीमराव ने कितना चीज बोला है? कौन कौन? सब लोग बोलेगा, एक बार आओ फिर से। आदर्श समाज के लिए कितना चीज होना चाहिए? पहला, कोई दिक्कत? चलो आगे।
बस पहुंच गए हैं अपनी मंजिल की ओर, थोड़ा सा अब। डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज, जातिवाद का पूर्ण विध्वंस, जातिवाद पूरा विध्वंस मतलब खत्म हो जाए, जातिवाद पूरा क्या हो जाए, खत्म के बाद एक आदर्श समाज की रूपरेखा इन 3 स्तरों पर टिकनी चाहिए। जातिवाद पे चलेगा आदर्श समाज? नहीं चलेगा। जातिवाद रखेगा तो आदर्श समाज कहाँ से चलेगा जी? नहीं चलेगा। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भ्रातृत्व। हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने का, जीवन यापन करने की आज़ादी है। जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर समान मिलना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के गहरा अटूट जुड़ाव। अब इसके बारे में बताते हैं। थोड़ा जे पेशा चुनना है चुनो, कोई मना नहीं कर रहा, जीवन यापन करो। समानता, समता। अब SC ST हैं, लोअर कास्ट हैं, तो हमरो अधिकार है बउआ जॉब करने का, सरकारी जॉब जो भी चीज़ करना है सब। भातृत्व, समाज के सभी वर्गों के बीच गहरा अटूट जुड़ाव। छोटा कास्ट बड़ा कास्ट कुछ नहीं, सब एक समान। आ जाओ। भातृत्व, दूध और पानी का मिश्रण। कैसा होना चाहिए भाईचारा? जिस प्रकार दूध और पानी को मिलाते तो लगता है दूध है कि पानी है, कि पानी है कि दूध है, पता चलता है। एक भाईचारा वैसा होना चाहिए। पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तरह भाईचारा कैसा होना चाहिए? चलो आ जाओ। बाबा साहेब के अनुसार समाज में भाईचारा दूध और पानी का मिश्रण जैसा होना चाहिए। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही समाज के लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। कितना अच्छा बात बोल गए हैं। दूध और पानी का मिश्रण होना चाहिए, अलग करेंगे तो अलग होगा नहीं। 7 फेरों के 7 वचन, याद है ना? तो ही वाला बात होना चाहिए। चलो, एक आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंच सके, सब एक दूसरे के हितों के लिए रक्षा कर सके। सहयोगात्मक होना चाहिए। ई कास्ट के तो ई कास्ट नहीं होना चाहिए, है ना? आगे आए, सजग मतलब आगे दम, दम तत्पर है हम। बोलिए ना जी, कोची करना है। गांव में होता है ना, गांव में बेटे की अगर शादी होता है ना, है छठ पूजा में होता है, देखते हो सब। गांव में बेटी का शादी होता तब, अरे फलनमा के बेटी की शादी है रे, सब चलमी काम करेला। बेटा का शादी ना हो, बेटी क्यों, खाना वाना भी अच्छा से नहीं मिलता, कुछ भी रहता है, मिठाई उठाई नहीं मिलता है, तो लड़की बोला ए चुप ना, मिलो तो चुप रहा, बेटे का शादी है रह दे। क्या है, सब में एक समानता है, सब भातृत्व व्यक्त कर रहा है। आगे जाओ, ये लास्ट है सबका समरी। डॉक्टर अति पूरा है, लास्ट है, सुन लो, यहाँ ध्यान दो। अब लास्ट, फोकस टू हिया। अच्छा, कहाँ छूटा है? अच्छा हाँ, सॉरी, कम टू हिया। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा वास्तविक लोकतंत्र। पूछेगा वास्तविक लोकतंत्र किसे कहते हैं भीमराव अंबेडकर? दूध और पानी के मिश्रण के तरह भाईचारा वास्तविक लोकतंत्र है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा ही वास्तविक लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल सरकार चलाने की एक पद्धति नहीं है, बल्कि यह मूलतः सामूहिक जीवनचर्या है। एसोसिएट लिविंग मतलब साथ में जुड़कर रहना की तरह एक रीति है। यह समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इनमें से सबसे आवश्यक है हम अपने साथियों के प्रति असीम श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा कर्पूर नहीं, श्रद्धा, ठीक ना, समान और समानता का भाव रखे। यही डॉक्टर अंबेडकर का समता का ब्लूप्रिंट है। मतलब उनका एक लिखा हुआ दस्तावेज, अपना एक ब्लूप्रिंट, मतलब खुद का मन का दिया गया विचार। हाँ हाँ, आइए लास्ट फाइनल आ जाते हैं, शुरू करें। लास्ट में एक समरी कर दी है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जिनको नहीं भी आया तो लास्ट में देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव का ये हो गया जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, जन्म दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति का पुरोध उनको उपाधि मिला था ना। आगे आ जाओ। शिक्षा और संघर्ष, प्राथमिक शिक्षा बहोदा गणेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क लंदन पढ़ने गए। मरेला वन में उनका देहांत कब हुआ? दिसंबर 1956 में दिल्ली में निधन हुआ। आइए उनका प्रमुख प्रेरक और रचनाएं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, है ना। उनका 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। ये जो लिखा हुआ जाति प्रथा और श्रम विभाजन अति एनिवेशन ऑफ द कास्ट का है ना। चलो आगे, अब आ जाते हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन का मुख्य तर्क। श्रम विभाजन बनाम श्रमिक विभाजन, जो बताए थे, श्रम का विभाजन करना, श्रमिक का विभाजन नहीं करना है, ठीक ना। जाति के आधार पर लोग है जो जात का रुचि के आधार पर देखी कर देता है, रुचि को नहीं देखा जाता है, जाति को देखा जाता है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्या
अब लास्ट में तो धीरे धीरे क्या, अब देखो अब थोड़ा सा रुचि का अनदेखा करता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे दिया गया था आगे, यहाँ पे बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं होने के कारण, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण भूखा घर रह जाना। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे जाओ। आदर्श समाज कैसे बनेगा? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। सच्चा लोकतंत्र क्या होना चाहिए? दूध और पानी का। बेरोजगारी का कारण क्या हुआ? पेशा को नहीं बदल सकते हैं, है ना। आगे यहाँ तक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, निष्क्रियता और अभिरुचि। जो काम में मन नहीं लगता है वहाँ पे कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं टालू काम। कौन काम? यहाँ तक आप लोग का खत्म हुआ। लास्ट में द एंड, सेवा समाप्त।